करने जा रहे हैं आपके हनीकॉम्ब टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 5 जो है क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है? किसी भी चीज़ की जो गुणवत्ता होती है, जो उसकी स्पेशलिटी होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे इस स्टोरी में समझने जा रहे हैं। ये कहानी जो है बेसिकली एक शू मेकर की है। शू मेकर मीन्स जो जूतों को बनाने का काम करता है, ठीक है। अब उनका नाम क्या यहाँ पे दिया है? मिस्टर जेस्लर, जो कि एक जर्मन शू मेकर थे और वो बाद में जाकर के कहाँ रहना शुरू कर देते हैं? लंदन में। तो कैसे उन्होंने जूतों को बनाया जिसकी वजह से उनको आर्टिस्ट यानी एक कलाकार का कहते हैं ना स्टेटस मिला। जनरली हम आर्टिस्ट किसे कहते हैं? जो माहिर होता है कला के क्षेत्र में, लेकिन एक शू मेकर को कभी भी आर्टिस्ट नहीं कहा जाता। लेकिन यहाँ जो मिस्टर जेस्लर हैं उन्होंने सेम रिस्पेक्ट पाई। कैसे पाई? वही इस कहानी में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. बोलो। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जो ऑथर है जिसने इस चैप्टर को लिखा है वो कहता है मैं इनको, किसको? इस शू मेकर को यानी मिस्टर जेस्लर को तब से जानता हूँ जब मैं यंग था और मैं काफ़ी छोटा था जब मेरे पिताजी ने इन्हीं के पास आकर के अपने लिए बूट्स को बनवाया था। ये अपने भाई के साथ उस दुकान में रहते थे जो कि एक छोटी सी गली से होते हुए एक फैशनेबल एरिया है लंदन में, जहाँ पे बहुत सारी फैशनेबल दुकानें हैं। वहाँ पर जो सड़क जाती थी उसी सड़क पे, छोटी सी सड़क पे ये अपने भाई के साथ उस शॉप में रहा करते थे। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। देयर वॉज नो साइन अपॉन इन इट अदर देन द नेम ऑफ जेस्लर्स ब्रदर, and in the window a few pairs of boots. He made only what was ordered, and what he made never failed to fit. To make boots, such boots as he made, seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो जो दुकान थी उसकी कोई खास पहचान नहीं थी। अब हम जानते हैं कोई भी शॉप होती है तो उसमें क्या होती है? चमक होती है, लाइट्स लगाए होते हैं, अच्छी खासा बोर्ड लगा होता है। लेकिन इस दुकान पे कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं लगाया हुआ था, कोई पहचान नहीं थी, सिवाय इसके कि उनकी दुकान पे एक छोटा सा नाम लिखा हुआ था। क्या था? जेस्लर ब्रदर्स। वहाँ पर एक छोटी सी दुकान के अंदर एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें से कुछ जूतों के जो पेयर्स थे वो रखे हुए नजर आते थे। ये उतने ही जूते बनाते थे जितनों का उनको ऑर्डर मिलता था और उनके बनाए हुए जूते कभी भी साइज में फिट ना पड़े ऐसा हुआ ही नहीं था। इनके जूते इतने अच्छे थे जिसके बारे में आज तक मैं उसके पीछे का जो राज है वो अभी तक छुपा हुआ है, और अद्भुत इनकी कलाकारी होती थी जूतों को बनाने के टाइम के हिसाब से। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awful hard to do, Mr. Jeslor? And his answer, given with a sudden smile from out of his redness of his beard, it is an art. अभी यहाँ पे क्या बोलता है कि मुझे याद आता है कि कैसे मैंने शर्माते हुए एक दिन जब मैं बहुत छोटा था, जब उनके पास जूते लेने गया था, तो मैंने बोला कि क्या आपको ये करना हार्ड नहीं लगता मिस्टर जेस्लर? तब उनका आंसर आया एक छोटी सी स्माइल जो कि उनके चेहरे से झलक रही थी। उनकी दाढ़ी, उनकी चेहरे पे दाढ़ी होगी तो दाढ़ी में से जो उनकी स्माइल थी वो छुपते छुपाते हुए बाहर आई और उन्होंने कहा इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये आप फोटो देख सकते हैं कि दुकान बहुत ही सिंपल सी है। एक छोटी सी विंडो है, एक छोटा सा गेट है और उसके ऊपर एक ही नाम लिखा गया है, जेस्लर ब्रदर्स। तो यहाँ पे ये आगे बताते हुए ऑथर जो है वो कहता है कि ये बहुत कम होता था कि मैं उनके पास जूते खरीदने जाऊँ, क्योंकि उनके बनाए हुए जूते जो थे वो इतना लंबे तक टिकते थे, यानी इतने टिकाऊ थे कि मानो नहीं। उसकी जो पहचान थी जूतों की वो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल थी। 3-1 लिखा है तो 3-2 3-3। One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair, waited a guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awkward from some dream of boots. यहाँ पे जो भी कोई दुकान पे विजिट के लिए जाता था वो उस तरीके से नहीं जाता था जो जनरली हम दुकान में जाते हैं।
उसको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक इस दुकान में जाना पड़ता था। जैसे हम चर्च में जाते हैं, एक छोटी सी सिंगल वुडन चेयर होती थी जहाँ पे आपको वेट करना पड़ता था, तभी एक हार्श यानी क्रूअल साउंड में, मतलब घिसी पिटी आवाज़ में एक आदमी की आवाज़ आती है। उसके पैरों के जो कदम है वो टिप टैप करते हुए सुनाई पड़ते हैं, जो छोटी सी सीढ़ी से होते हुए नीचे की तरफ आता है। उसने किसी भी तरीके का कपड़ा नहीं पहना है, सिर्फ एक कोट पहना है और हल्का सा झुकाव वाला है, बिना कोट के यानी बिना वस्त्रों के वो आता है। वो आदमी जो है मिस्टर जेस्लर के यहाँ पे क्या कहते हैं, पर्सनालिटी के बारे में बताया है कि थोड़ा सा झुके हुए हैं। उन्होंने लेदर का एप्रन जो आगे की तरफ कवर करता हुआ कपड़ा होता है वो उन्होंने पहना है। स्लीव्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उठी हुई हैं। हल्की फुल्की आंखों को ब्लिंक करते हुए वो सामने की तरफ आते हैं, जैसे बूट्स एक सपना हो उस तरीके से वो उनके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर जेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और जब वो मेरे सामने आकर के खड़े हो जाते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, कैसे हैं मिस्टर जेस्लर, क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर से बने हुए बूट्स को बना करके देंगे। Without a word, he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I could continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back, holding in his hand a piece of gold brown leather. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful piece." When I too had admired it, he would speak again, "When do you want them?" And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently called." And he would say, "Tomorrow fortnight." Or if he were his elder brother, I will ask my brooder. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जब उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे एक रशियन लेदर से बने हुए बूट्स को बना करके देंगे, तो वो मुझे बिना कुछ कहे हुए वहाँ पर वेट करने के लिए छोड़ देते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि मैं वेट कर रहा होता हूँ कि उनका क्या जवाब आएगा। वो जाते हैं और अपनी दुकान से जो भी बाकी के जो जूते होते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा, यानी यहाँ पे एक ब्राउन कलर का लेदर का टुकड़ा वो उनके पास ला करके रख देते हैं। कहते हैं कि कितना सुंदर पीस है ये, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके जो बोलने का तरीका था वो कैसा था। हम जनरली ब्यूटीफुल बोलते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल बीज। तो मैं भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ, हाँ बहुत ही सुंदर ये चमड़े का टुकड़ा है। फिर मैं वापस पूछूंगा, वो मुझे वापस पूछते हैं, When do you want them, यानी आपको ये कब चाहिए। तो मैं उनको जवाब दूंगा कि जितनी जल्दी आप अपनी इच्छा से बना करके दे दें। तो वो कहेंगे tomorrow fortnight, कल आप दोपहर के बाद कभी भी आ जाइएगा। और अगर उनको लगता है कि यहाँ उनके ब्रदर का भी हामी भरना ज़रूरी है, तो वो बोल देंगे, आई विल आस्क माई ब्रूडर, मैं अपने भाई से पूछ करके तुम्हें बताऊंगा कि मैं कब ये जूते तैयार करके तुम्हें दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जब उन्होंने एक पेयर ऑफ रशियन लेदर के जूतों को बनाने के उन्होंने जब उनसे परमिशन मांगी या उनको ऑर्डर दिया, तो उन्होंने एक चमड़े का टुकड़ा ब्राउन कलर के, गोल्डन ब्राउन कलर का लेदर का टुकड़ा ला करके उनके सामने रख दिया और कहा, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। फिर उन्होंने बोला कब चाहिए, तो उन्होंने बोला कि जैसा आपको ठीक लगे। फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, कल दोपहर के बाद कभी भी आप आकर ले जाओ। और अगर उनको लगता है कि वो इतनी जल्दी बना करके नहीं देंगे, तो वो बोलते हैं कि मैं अपने भाई से पूछ करके आपको समय बता दूंगा कि कब आपके जूते तैयार हो जाएंगे। ये कुछ इस तरीके का उनका पहनावा दिखाया गया है। चश्मा लगा हुआ है, बूढ़े से इंसान है। कोट जो उन्होंने, शर्ट जो उन्होंने पहना है उसकी स्लीव ऊपर की तरफ मुड़ी हुई है। गोल्डन कलर का लेदर का एप्रन उन्होंने पहना हुआ है। एक चमड़े का टुकड़ा ला करके इनको देते हैं कि मैं इसमें से आपके जूतों को बना करके दूंगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर मैं धीरे से बड़बड़ाता हूँ, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जेस्लर, यानी निकलते वक्त उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं, तो जेस्लर भी बोलते हैं गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, and as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his dream of boots. तो जैसे ही उन्होंने गुड मॉर्निंग मिस्टर जेस्लर बोला, उन्होंने भी आंसर दिया गुड मॉर्निंग मिस्टर जेस्लर। वो रिप्लाई तो देते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ होता है, उन्होंने जो हाथ में चमड़ा पकड़ा होता है उसी की तरफ। फिर जैसे ही ये जो ऑथर था, जो राइटर हैं, वो बाहर की तरफ, दरवाजे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, तो उनको सुनाई देता है कि ये जो मिस्टर जेस्लर हैं, उन्होंने जो बूट पहने हैं उसका जो आवाज़ टिप टॉप करते हुए स्लीपर का जो आवाज़ है ऊपर की तरफ जाता हुआ सुनाई देता है, जहाँ पर वो अपना काम करते थे, जो कि उनके ड्रीम ऑफ बूट्स है, यानी जूतों का सपने की तरफ वो निकलते चलते हैं, यानी उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं।
I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Jessler, that last pair of boots creaked you know. He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement. Then he said, "It should the Eve creaked. It did, I am afraid. You got them wet before they found themselves." "I don't think so." At that, he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. "Send them back," he said. "I will look at them. Some boots," he continued slowly, "are bad from bed. If I can do nothing with them, I take them off your bill." यहाँ पे अब आगे बताते हुए क्या कहता है कि मैं वो दिन भूलता नहीं हूँ जब मुझे एक मौका मिला था जब मैं मिस्टर जेसलर के पास गया और मैंने उनको बोला कि आपने ये जो आखिरी जूते बनाए थे वो तो क्रीक्ड हो गए, आपको पता है। यानी वो कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे ऑथर के, मुझे तो बस एक दिन मौका मिल गया था उनकी गलती को गिनवाने का। ऑथर ने बोला, मिस्टर जेसलर, वो जो आखिरी पैर आपने बूट्स के बनाए थे वो तो आवाज़ करते हैं, आपको पता है। उन्होंने पहले मेरे को देखा, वो सोच रहे थे कि मैं रिप्लाई करूं या ना करूं। फिर उन्होंने मुझसे ये उम्मीद की कि शायद मैं उनकी क्वालिटी को लेकर के उनसे ये बोलूँगा कि मुझे उसके पैसे दे दीजिए। तब उन्होंने मुझे जवाब दिया कि इट शुडेंट हैव क्रिक्ड, उसे आवाज़ तो नहीं करना चाहिए था। तो मैंने बोला हाँ, उसने आवाज़ की, वो जो जूते थे वो आवाज़ करते हैं, चरचराते हैं। मैंने डरते हुए उनको जवाब दिया, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्स। एक्चुअली तुमने इसको तब ले लिया जबकि उसका बनने का समय पूरा नहीं हुआ था, यानी मैंने बहुत जल्दबाजी में मे भी बनाया होगा, इसी वजह से वो शायद थोड़ी आवाज़ करते हैं। तो ऑथर कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर वो अपनी आंखों को नीचे की तरफ झुकाते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं कि ये बूट मैंने कब बनाया होगा। जैसे वो ये सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किस टाइम पे मैंने ये जूते बनाए थे। तब ऑथर को बुरा लगता है कि मैंने क्यों इसके बारे में बताया। फिर वो बोलते हैं, मिस्टर जेसलर, सेंड देम बैक, आई विल लुक एट देम। आप उस जूते को मुझे वापस दे जाइए, मैं उसको अच्छे से देखता हूँ कि उसमें प्रॉब्लम क्या हुई है। फिर वो कहते हैं, सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। क्या कहते हैं, कुछ जूते गलत तरीके से बन जाते हैं, तो अगर मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर पाया, यानी कई बार जब मैं जूतों को बनाता हूँ तो हो सकता है उसमें कुछ कमियां रह गई होंगी, अगर मैं उसको किसी तरीके से ठीक नहीं कर पाता हूँ तो मैं आपसे उसके पैसे नहीं लूँगा। Once I went absent-mindedly in his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." अभी होता यूँ है कि ये कैसे हुआ था कि एक्चुअल में एक दिन मैं बिना किसी सोच समझ के इनकी दुकान पे चला गया और वहाँ से इमरजेंसी में एक जूते लेकर चला आया, जबकि मैंने इसका ऑर्डर उनको दिया ही नहीं था। और जब मैंने उनको ऑर्डर दिया तो उन्होंने मुझे किसी भी तरीके का लेदर दिखाया नहीं, और फिर मुझे अफसोस होने लग गया कि ये जूते जो हैं ये तो मेरे साइज़ के ही नहीं हैं। तो फाइनली जब मैं वो जूतों को लेकर के इनके पास गया तो मिस्टर जेसलर ने मुझे कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, यानी ये बूट्स जो हैं ये मैंने नहीं बनाए हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट comfortable. It hurts you there, he said. Those big firms have no self-respect. And then, as if something had given way within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. अभी होता यूँ है कि जब उन्होंने बोला, जब मैंने उनको गलतियाँ गिनवाई कि ये जो जूता है ये मुझे चुभ रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, आवाज़ करता है, तो वो कहता है पहली बात तो ये मेरे जूते नहीं हैं, क्योंकि वो याद करते हैं कि उन्होंने मुझसे जूते, मिस्टर जेसलर से ऑथर ने जूते बहुत जल्दबाजी में बनवाए थे और उन्होंने उसको लेदर भी नहीं दिखाया था, और जिसकी वजह से ये जूते जो हैं वो फिट नहीं हो रहे हैं। तब वो कहते हैं, गुस्से में जब वो रिप्लाई देते हैं तो उनकी आवाज़ जो थी वो ना तो गुस्से वाली थी, ना ही दुख वाली थी, ना ही वो अपना विरोध कर रहे थे। वो बस ये दिखाना चाहते थे कि ये जो जूते हैं ये मेरे नहीं हैं। वो अपनी एक उंगली की मदद से लेफ़्ट साइड का जो बूट था उसको दबाते हैं और कहते हैं ये तो ठीक है,
फिर ये कहते हैं क्या ये आपको यहाँ पे हर्ट कर रहा है, ऐसा मिस्टर जेसलर ने पूछा। ये क्या कहते हैं कि ये जो बड़े बड़े दोज आर बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो बड़े जूते हैं इनका किसी भी तरीके का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है। फिर वो आते हैं और काफ़ी लंबी लंबी बातें करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि वो बताते हैं कि कैसे हम ये जो ट्रेड है, जूता का जो व्यापार है वो कितना डिफ़िकल्ट है। अगर थोड़ी सी भी साइज़ में ऊपर नीचे हो जाए तो हमें फिर से पूरे जूते को दोबारा से बनाना पड़ता है। उस दिन मुझे पता लगी कि कैसे उन्होंने अपनी परिस्थिति के बारे में बताया है। यानी यहाँ पे सिंपली एक शू मेकर की मेहनत के बारे में, हार्डशिप्स के बारे में बताया है कि अगर उनसे नाप लेने में हल्की फुल्की भी मिस्टेक हो जाए और जूता साइज़ का ना बने तो उनको कितना बड़ा लॉस होता है और उनके कस्टमर से उनको सुनना भी पड़ता है। They get it all. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. It comes to this presently. I have no work every year. It gets less. You will see. And looking at this, his line-faced, I saw things I had never noticed before. Bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. अभी वो मिस्टर जेसलर और अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो बस ले लेते हैं, वो अपनी एडवर्टाइज के चक्कर में हमसे हमारा काम छीन लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो बूट्स लवर हैं वो कितनी मेहनत, कितनी इच्छा से उनसे बूट्स बनवाते हैं और जब उनका काम अच्छे से नहीं फिट होता तो वो आकर के हमें दे देते हैं। वो हर साल हमसे ऐसे बहुत सारे कामों को छीन लेते हैं। यानी यहाँ पे वो कंपैरिजन करते हैं कि छोटे दूसरे ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, व्यापारी हैं जो इनसे इनका काम छीन लेते हैं। यानी इनकी ही देखा देखी, इनकी ही नकल करता हुआ जूता वो भी बनाते हैं, लेकिन जब फिटिंग नहीं अच्छी से आती तो वो सीधा आरोप जो है वो किसी और पे थोप देते हैं। तब यहाँ पे ऑथर कहता है कि मैंने देखा, आज से पहले मैंने कभी भी उनके चेहरे पे ये जो शिकन थी ये देखी नहीं थी। वो दिखाते हैं कि उन्होंने कितना ज़्यादा संघर्ष किया है। ये जो उनके बाल जो सिर पे सफ़ेद हो गए हैं वो बताते हैं कि कितनी मेहनत करके उन्होंने आज की डेट में अपनी ये पहचान बनाई है। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. But his face and voice made me so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. फिर मैं जो कुछ कर सकता था मैंने उनको अपनी सारी परिस्थिति के बारे में बताया कि ये जो बूट्स हैं मैंने कहाँ से लिए थे। यानी ये जो बूट्स थे उन्होंने इनसे नहीं लिए थे, किसी और से लिए थे जो कि मिस्टर जेसलर के बनाए हुए शूज़ के जैसे ही नज़र आ रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका चेहरा और उनकी आवाज़ जो है वो कितनी गहराई में डूब चुकी थी। थोड़ी देर तो मुझे उन पर दया आई, फिर मैंने उनको खुश करने के लिए बहुत सारे जूतों का ऑर्डर एक साथ दे दिया। वो इतने लंबे समय तक चले कि आज मैं लगभग 2 साल हो चुका है अब तक उन्हीं जूतों को पहन रहा हूँ। It was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. काफ़ी महीने पहले मुझे ऐसा मौका मिलता है कि मैं उनकी दुकान पे दोबारा जा पाया। उस टाइम मुझे वहाँ जा कर के पता लगा कि मिस्टर जेसलर खुद नहीं थे, उनके बड़े भाई थे जो कि हाथ में एक लेदर का टुकड़ा लेकर के काम कर रहे थे। वेल मिस्टर जेसलर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। आई एम प्रीटी वेल, ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। वो जाते हैं, कौन? ऑथर उनकी दुकान पे जाते हैं और कहते हैं, हेलो मिस्टर जेसलर, कैसे हो आप? वो मेरे पास में आते हैं मिस्टर जेसलर और मुझे घूरते हुए कहते हैं, मैं बहुत ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। धीरे से वो कहते हैं, लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था उनकी तो मौत हो गई है। यानी मिस्टर जेसलर की मौत हो चुकी है। एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एजड एंड वैन, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, oh, I am sorry. Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. अभी होता यूँ है कि उनको पता लगती है कि हाँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सुन करके कि आपके भाई अब नहीं रहे, कितने उम्र दराज के वो हो चुके थे। उन्होंने बताया कि हाँ, मेरा भाई जो था वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गया था, बूढ़ा हो गया था, इसलिए उनकी अब डेड हो जाती है। वो कहते हैं मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग है। वो फुसफुसाते हैं, वो बोलते हैं हाँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो बहुत अच्छे जूते बनाते थे, लेकिन अब वो मर चुके हैं।
तब वो अपने इस बात को करते करते वो अपने सिर की तरफ हाथ घुमाते हैं जहाँ पर उनके बाल ही नहीं थे, यानी सेंटर में से वो कैसे हो चुके थे, टकले हो चुके थे। यहाँ पर वो अपने भाई की गरीबी के बारे में दिखाते हैं, कहते हैं कि उनकी मौत की वजह क्या थी, उनकी गरीबी, क्योंकि उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं बचे थे। तब वो पूछ लेते हैं क्या तुम्हें कुछ बूट्स चाहिए, और अपने हाथ में ले हुए लेदर से वो मेरी तरफ इशारा करते हैं। ये बहुत ही सुंदर पीस है। I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. One simply could not wear them out. As soon after that, I went abroad. मैंने उसके बाद उनको बहुत सारे जूतों का पेयर बनाने का ऑर्डर दे दिया, वो भी बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से उन्होंने मुझे बना करके दिया, और इतना लंबा चला कि मैं रेगुलर डेज में तो उनको पहन ही नहीं सकता था। जब मैं दूसरे देश में गया, दूसरी जगह गया, तब मैंने उसको पहनना शुरू किया। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. Do you want any boots? He said. I can make them quickly. It is a slack time. I answered, please, please, I want boots all around, every kind. I had given those boots up when one evening they came. One by one, I tried them on, in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक साल ख़त्म हो गया, फिर मैं वापस लंदन आता हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने एक पुराने दोस्त की शॉप पे जाता हूँ, जहाँ पर एक 50-60 साल का जो आदमी था वो बैठा हुआ था। फिर मैं वहाँ से आगे जाता हूँ तो जहाँ पे 75 उम्र का बूढ़ा सा पुराने से कपड़े में बैठा हुआ एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ नज़र आता है। वो कहता है क्या आपको बूट्स चाहिए? मैंने बोला, फिर उसने बोला कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए जूते बना दूँगा। इट इज़ अ स्लैक टाइम, वैसे भी ये ज़रूरत का समय चल रहा है, मुझे पैसे चाहिए, तो आप जैसे ऑर्डर दोगे मैं वैसे जूते बना करके दूंगा। तो मैंने उनको कहा प्लीज़ प्लीज़ मुझे सारे जूते चाहिए, हर तरीके के जूते आप मेरे लिए बना करके दीजिए। मैंने उनको जूतों के अपने बूट्स के नाप दिए, हर तरीके का शेप और फिटनेस लेने के बाद क्वालिटी में बेहतरीन से बेहतरीन चमड़ों का उन्होंने इस्तेमाल किया था। एक से बढ़कर एक जूते उन्होंने बना करके मुझे दिए। मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, मैंने एक चेक को लिखा और उसको पोस्ट किया अपने ही हाथ से। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. But when I came to where his shop had been, his name was gone. यानी कुछ समय बाद जब उन्होंने चेक वगैरह दे दिया था, वो वहाँ से चलते बन जाते हैं जूते खरीद के। कुछ टाइम बाद, एक हफ्ते बाद, वो उसी गली से जा रहे थे, तब उन्होंने सोचा क्यों ना मैं जा करके मिस्टर जसलर का जो भाई है उनको बोलूं कि आपने जो जूते बनाए थे, जो बूट्स बनाए थे, वो इतने सुंदर बनाए थे कि बहुत ही अच्छी सी फिटिंग वो मेरे शूज़ की मेरे पैरों में आ रही है। जैसे ही वो वहाँ उनकी दुकान पर जाते हैं, देखते हैं कि उनका जो नाम था जेस्लर ब्रदर्स, वो वहाँ पर था ही नहीं। I went in very much disturbed. In the shop there was a young man with an English face. अब यहाँ पे क्या बताते हैं कि वो जब उस दुकान में उसका नाम नहीं दिखा जेस्लर ब्रदर का, तो वो बहुत चिंता में आ जाते हैं। वो शॉप के अंदर जाते हैं तो उस शॉप के अंदर से एक नौजवान आदमी बाहर आता है जिसका चेहरा अंग्रेजों से मिलता जुलता था। मिस्टर जेस्लर इन? आई सेड। नो सर, ही सेड। नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। वो पूछते हैं ऑथर कि क्या मिस्टर जेस्लर अंदर हैं? तो कहते हैं नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन आप जैसे जूते चाहते हैं हम आपको बना करके देंगे, हमने ये दुकान उनसे ले ली है। Yes, yes, I said, but Mr. Jessler? Oh, he answered, dead. Dead? But I only received these boots from him last Wednesday week. वो कहते हैं ठीक है, पर क्या अंदर मिस्टर जेस्लर है? ऐसा ऑथर ने पूछा। तो वो कहते हैं ओह हाँ हैं, लेकिन अब आप मिस्टर जेस्लर के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वो तो मर चुके हैं। लेकिन अभी एक हफ्ते पहले ही मैंने तो उनसे कुछ जूते पाए जो कि मैंने उनको ऑर्डर दिया था। इसी वेडनेसडे को मैंने उनसे कुछ जूते के पेयर्स भी पाए। He said, poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way would keep the shop on. Wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time, people won't wait. He lost everybody and he had set going on and on. I will say that for him not a man in London made a better boot.
But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? Very good. 9696. तो वो जो दुकानदार था, जो इस जूते के अंदर से आ रहा, इस जूते की शॉप के अंदर से आ रहा था, उसने कहा बेचारा गरीब था, भूखमरी की वजह से मर गया। धीरे धीरे उसको खाना नहीं मिल रहा था, यानी पैसे नहीं थे, तो धीरे धीरे भूखमरी ने उसको मार डाला। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन उसे काम की इतनी ज़्यादा सनक थी कि उसने सब चीज़ को एक किनारे रख दिया था। उसको इतने सारे ऑर्डर मिल गए थे कि उसको पूरा करने के चक्कर में उसने किसी भी चीज़ के बारे में ध्यान नहीं दिया। वो धीरे धीरे सबको खोता चला गया, बस बैठा रहता था और सारा टाइम बस जूतों को बनाने में लगा हुआ था, क्योंकि इस पूरे लंदन की स्ट्रीट में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसकी तरह अच्छे जूते बना सके। लेकिन आप जानते हैं कंपटीशन कितना ज़्यादा है। उसने कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं की, बहुत बेहतरीन चमड़ों का उसने हमेशा इस्तेमाल किया, लेकिन अपने लिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसके जो आइडियाज़ थे वो उसको काम नहीं आए। बट स्टारवेशन, that may be a bit flowery as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night to the very last. You see, I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long I don't know. He regularly let his fire go out. He was a character, but he made good boots. Yes, I said he made good boots by John Glassworthy. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? लेकिन आपने तो बोला कि वो भूखे मारे से मर गया, कैसे? वो बताता है कि मैं क्या बताऊँ आपको, वो एक भी समय अपना काम बूट्स को बनाने के ऊपर से हटाता ही नहीं था। दिन हो या रात बस उसी को बनाने में लगा रहता था। लास्ट टाइम जब मैंने उसको देखा था तो वो बैठ करके जूते बना रहा था। उसने अपने लिए खाने के लिए भी समय नहीं निकाला, और ना ही उसके पास पैसा था घर में। एक चवन्नी तक उसके पास घर में नहीं थी। जो कुछ भी वो बूट की कमाई से पाता था वो सारा किराया भरने में और लेदर को खरीदने में चला जाता था। मुझे नहीं पता इतने लंबे समय से वो कैसे जिंदा रहा। रेगुलरली उसके घर से चिंगारी जो थी वो ख़त्म होती चली गई। चिंगारी मीन्स खाना बनाना, वो ख़त्म होता चला गया था। वो एक इंसान ज़रूर था, एक पात्र था, लेकिन वो बहुत ही अच्छे जूते बनाता था। तब ऑथर बोलता है हाँ बिल्कुल सही कहा, वो बहुत अच्छे जूते बनाता था। ये कहानी लिखी गई थी जॉन ग्लासवर्दी के तरफ से। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है क्वालिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।